नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। चर्चा एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल की, कुछ सामाजिक और धार्मिक मुद्दों की। और इस विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत दिल्ली के साथ, जहां विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की हार। सर, विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार हुई है और भाजपा ने 27 साल बाद जीत का परचम लहराया है। तो भाजपा की जीत, आम आदमी पार्टी की हार को किस तरह से देखते हैं और इन चुनाव परिणामों के जो नतीजे आए हैं उनके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, 27 साल बाद भाजपा को दोबारा एक अवसर दिल्ली की जनता ने दिया है, तो भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। जी, भाजपा का एक पंक्ति में कहूँ तो मोदी की गारंटी चली। जी बिल्कुल सर। एक हाँ, पंक्ति में बिल्कुल। कहूँ तो मोदी की गारंटी चली। जी। अब आपका हार, इसको समझने के लिए मैं कहता हूँ कि जो जीवन रूपी यात्रा है इंसान की, ये पहाड़ की चढ़ाई की तरह है। पहाड़ पर आदमी दौड़ कर नहीं चढ़ सकता, धीरे धीरे और मजबूत कदम करके चढ़ता है और चोटी तक पहुंच सकता है। उसको अपने संकल्प और धैर्य की भी परीक्षा हो जाती है उसके साथ। और अगर उसके बीच में वो कोई गलती करता है, गलती मतलब उसका पैर फिसलता है, तो सीधा खड्ड में जाता है। आपकी स्थिति आज वो है। आम आदमी पार्टी के हारण देखो, एक तो है भाजपा का जीत का पक्ष, उसकी मैंने बोला कि जो मोदी जी की गारंटी, प्रधानमंत्री का आपको आपदा का कहना, ये लोगों को अपील की। तीसरी बात, जो भाजपा का उन नीतियों को जारी रखना जो जन साधारण की आप द्वारा चलाई थी, जल पानी बिजली सारी और महिलाओं को लेकर उनके फ्री बीज, तो वो एक तरफ बराबर पे वो आ गए थे। पहले नहीं देते थे, इस दफा उन्होंने करी। तो अब रह गई केजरीवाल की गारंटी, मोदी गारंटी। तो मोदी गारंटी तो भारी थी, क्योंकि सारे देश में मोदी की गारंटी चल रही है, तो वो केजरीवाल की गारंटी को लोगों ने प्राथमिकता नहीं दी थी। दूसरे एक अगर याद हो तो हमारे बचपन में एक जो युवा अवस्था में था, कॉलेज के समय में एक पिक्चर आई थी वक्त। बिल्कुल सर। उसका एक डायलॉग था कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो केजरीवाल तो शीश महल में रह रहे थे, जो आरोप लगे शीश महल में बैठे थे। और इन्होंने जो भाषा का प्रयोग या जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए, सीधे डायरेक्ट जो उनके, तो वो लोगों ने, मैं समझता हूँ कि स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि ये नकारात्मक राजनीति है और इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए। दूसरे जो केजरीवाल, सिसोदिया या और इनके साथी में शराब घोटाले के रोक लगे और इनको जेलों में, वो जब जेल से वापस आए तो इन्होंने अपने वो आरोपों को निराधार बताया भी ये सब भाजपा सरकार या केंद्र सरकार का है। लेकिन लोगों ने उसको इस तरह नहीं लिया। उन्होंने कहा कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि एक शीश महल खड़ा है, एक ये खड़ा है। तो तीसरा कारण ये मैं समझता हूँ कि जो अब जो हार के बाद कुमार विश्वास की टिप्पणी आई, अन्ना हजारे की टिप्पणी आई, या इनकी स्वास्थ्य जो सांसद, महिला सांसद, उसकी टिप्पणी आई, या और इनके जो मतभेद रखने उनकी टिप्पणी आई, उनसे ये स्पष्ट होता है कि जो इन्होंने जो राजनीतिक स्वच्छता की बात करी थी, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की थी, तो 2011 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ और उसके जब निकले, तो उस समय में इनकी छवि थी कि ये राजनीति को एक सकारात्मक परिवर्तन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और आम आदमी की बात सुनेंगे। तो आज 2025 में ये स्थिति कि ये खुद सारे भ्रष्टाचार के रूप में इनके लगे हुए थे सब। और ये पानी बिजली की बात तो 10 साल पुरानी थी, वो हो चुकी थी। बिल्कुल, लोगों को विकास की बात चाहिए थी, और ये टकराव और नकारात्मक राजनीति में चल रहे थे दिल्ली के। बिल्कुल, तो वो टकराव और नकारात्मक राज में एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। देखिए, एक साधारण मनोवैज्ञानिक बात है कि एक आदमी 10 मिनट से ज्यादा किसी दूसरे को गाली नहीं दे सकता। प्रशंसा तो आप घंटा भर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप दूसरे को गाली देते रहो 1 घंटा, तो गाली नहीं दे सकते। 2, 4, 10 मिनट के बाद आदमी थक जाता है। तो ये एक जो
आम आदमी पार्टी की राजनीति में थकी हुई राजनीति थी इस समय। सामने से जो आ रहे थे वो उनका ये जवाब नहीं दे पा रहे थे और आर्थिक हालत कमजोर होती जा रही थी दिल्ली की व्यवस्था, और विकास के कारण टकराव की नीति के कारण रुक गए थे। बिल्कुल। तो उसके कारण लोगों ने मोदी की गारंटी और भाजपा को एक मौका देने के लिए दी। दूसरे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें, इंडी ग्रुप की जो आपस में लड़ाई थी वो भी आपदा के हार का कारण। देखिए ये बात 46% वोट मिले हैं अंदाजन 45.88 कितने परसेंट मिले हैं भाजपा को, और 43.60 या 55% मिले हैं, मतलब 46 और 44 मान के चले हम दोनों को, 2% वोट का फर्क है, और कुल 2 लाख वोटों का फर्क है हार जीत में। तो वोट परसेंटेज से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो अब हार होगी उसका अगर कारण कांग्रेस के साथ अगर आपका तालमेल बनता तो फिर शायद भाजपा बाहर रह जाती राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर ये देखें, क्योंकि वोट परसेंट का जो दोनों के वोट अगर मिला दें, जो भाजपा को और जो आप कांग्रेस को मिले और आपको मिले, तो भाजपा दिल्ली में नहीं आ सकती थी। बिल्कुल। लेकिन जो स्वार्थ की राजनीति या एक क्षेत्रीय दल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह जो काम आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस के लिए किया, अगर वहां पे भी दोनों इकट्ठे हो जाते तो भाजपा नहीं आ सकती थी। वही काम कांग्रेस ने आपके लिए दिल्ली में कर दिया। इसी पे वो दला कहा कि आपस में लड़ो, ये सीधे एक पंक्ति में उनका था कि आपस में लड़ाई में भाजपा को लाभ हो गया। अब भाजपा जब सत्ता में आ गई तो भाजपा के लिए यमुना का मुद्दा आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्ति का आगा, तो विकास का मुद्दा, ये 3 तो भाजपा। अब आगे पंजाब की राजनीति। बिल्कुल सर। देखिए पंजाब में भगवंत मान पर दबाव बढ़ जाएगा सरकार पर। 2 साल रह गए, स्थायी 25 शुरू हो गया, स्थायी के शुरू में आए, तो 1.5-2 साल का जो पीरियड है उसमें भगवंत मान सरकार पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पंजाब में अगर वो दोबारा आना चाहते हैं तो उनको विकास कार्य करना पड़ेंगे। दूसरी बात, उनके जो घोषणा, जैसे महिला को 1000 आज तक 3 साल हो गए नहीं दे पा रहे, प्रदेश पे कर्जा बढ़ रहा है और विकास की गति रुक रही है। तो इन कारणों से अगर वो जो महिला को नहीं दें तो कर्जा और बढ़ेगा। तो ये एक भंवर में फंस गई है पंजाब सरकार, आर्थिक भंवर में कह सकते, तो राजनीतिक भी आर्थिक भी, दोनों भंवर में फंसी हुई है। और इसका लाभ अब दिल्ली में क्योंकि भाजपा जीत गई है, भाजपा उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सर। क्योंकि भाजपा में जो सिख नेता पर्टिकुलर अकाली दल से आए या कांग्रेस से आए, उनको अब एक जीवन बूटी जो कहते हैं मिल गई भी, हमें दिल्ली की जीत होगी। वो दिल्ली में सिख समुदाय ने वोटें जो भाजपा को डाली, उनके कैंडिडेट सिख उम्मीदवार जीते, जो पंजाबी सीटें थी उनमें वो जीत गए। मुस्लिम इलाके में भाजपा हारी है, वहाँ पे आप जीती है। तो ये एक विभाजन मतों का वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जब सिख समुदाय ने दिल्ली में दे दिया तो दिल्ली और पंजाब का रिश्ता तो एक जैसे चलता, नर्व मिलती है एक दूसरे से। तो इसका मतलब सिख वोटर यहाँ भी पंजाब को अगर विकास पर लाना चाहेगा तो वो चाहेगा कि अब आप स्थाई में उसको दूरी रखे। मेरे जो सोच है उसकी कोशिश होगी कि टकराव वाली नीति नहीं चाहिए। पंजाब आगे पिछड़ चुका है, तो ऊपर सेंट्रल स्टेट में दोनों एक जो होंगे तो पंजाब निकल सकेगा। आप इस स्थिति को तोड़ना ही आम आदमी पार्टी के लिए चाहते हैं। अगर ये लोगों में भावना पैदा होगी जैसे दिल्ली में हुई, तो उस भावना को तोड़ना पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का अलग। पर उसको तोड़ने के लिए अब जो पहले एक इतनी बड़ी भूमिका छवि बन गई। देखो आदमी की छवि जो है ना, एक तो पहरावे से बनती है, फिर उसकी वाणी से बनती है, फिर उसके कर्म से बनती है। अब वाणी कर्म और पहरावा दोनों जो है ना, वाणी और कर्म, वो कम से कम पंजाब की सरकार का केंद्र से मेल नहीं खाता। सकारात्मक हो जाएगी भाजपा थोड़ी, वो इनकी छवि नकारात्मक बन गई, कर्म ऐसे बन गए कि अब उसके तालमेल इतनी दूरी हो गई है कि वो कर्म से इनकी पहचान इस तरह की बन गई है। उस पहचान को तोड़ना ही आम आदमी पार्टी के लिए समस्या बन जाएगी। बिल्कुल। और भाजपा पंजाब और दिल्ली मिलके केंद्र मिलकर अब इनको घेरने की कोशिश करेंगे। और जो ये एक किसान आंदोलन भी मैं कह सकता हूँ, या एक अछूत का जो भाजपा को रूरल में बनाया था या सिख मतदाताओं में, वो टूटेगा। और अगर टूट के साथ मैं समझता हूँ अगर अगले साल जो स्थिति अब बनी है, भाजपा को जब
दिल्ली के सिख मतदाता ने अपना लिया तो यहाँ पे भी हो सकता है। और उसके बाद मुझे लगता है कि साल बाद अकाली दल भी नरम पड़ जाएगा और वो कहेगा भी आप, क्योंकि उसके है कि आप अब आप नहीं कहा जाता, आपदा कहा जाता, आपदा से मुक्ति पाओ जी। अब वो जो भावना अगर वो भी साथ आ जाए बिल्कुल, तो फिर एक 11 वाली स्थिति हो जाती है, फिर आपके लिए और मुश्किल बन जाएगा। तो ये एक सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा कि नकारात्मक राजनीति को छोड़कर जब आप सकारात्मक रूप से आगे तभी आपका उज्जवल भविष्य बनेगा। शॉर्टकट या छूट सफल नहीं करेगा, फ्रीबीज भी उतनी सफल नहीं करेंगी। आपको अपना कर्म और जो ईमानदारी और उस पर जो कार्य होगा उसी पे आप लंबी लड़ाई लड़ सकते हो, जो अपना आधार बना सकते हो। ये बात मोदी सरकार की भी आप कह सकते हैं। देखिए जो सेंटर, जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन पर हिंदुत्व का लगा था आरोप, ये हिंदू है जी, हिंदू पार्टी है, वो सारा। बिल्कुल, उन्होंने वो हिंदुत्व की बात पे अपना काम करते रहे और साथ साथ विकास की बात भी करी। उन्होंने बैलेंस रख के चले। आज स्थिति ये है कि उन्होंने जो लकीर खींच दी है, विपक्षी दलों में ऐसा कोई नीति या पार्टी सामने या नेता नहीं दे पा रहा जो भाजपा की लकीर को छोटा कर सके। भाजपा की लकीर खींची बड़ी होती जा रही है। ये विपक्षी दलों को इस तरह भी सोचना चाहिए कि इसको अब कैसे निकलना। अगर लड़ते रहे तो 29 के अब तो आगे फिर भाजपा के 25 साल हैं, क्योंकि विचारधारा में, राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन आ चुका देश की। सर सनातन धर्म को एक ध्वज के नीचे लाने में बहुत बड़ा हाथ है भाजपा का। वो हिसाब से ये एक सनातन जो संस्कृति को लेकर जो भाजपा ने नीति अपनाई ना, बिल्कुल सर, उसी लाइन पर आगे कोई बड़ी लाइन खींचेगा तो वो ही करेगा ना। अगर इसका विरोध किया जाएगा तो वो नहीं चल पाएगा। ये भी एक संदेश है दिल्ली की विधानसभा चुनाव के। जी बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका से निर्वासित 104 भारतीयों की। सर, अमेरिका से निर्वासित 104 भारतीयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है उसका ध्यान सबने अपनी तरफ खींचा है। और आप अवैध प्रवासन और भारतीयों के साथ हुए इस व्यवहार पर क्या कहेंगे? क्योंकि पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट तक भेजा है और यहाँ पर आकर उन्होंने हथकड़ियों को खोला है। अब ये एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। देखिए जी, अगर हम भारतीय की दृष्टि से देखें तो जो वहां गए हैं वो अपराधी नहीं है, वो अपराध के शिकार हुए, ट्रैवल एजेंट के शिकार हुए। अमेरिका की दृष्टि से देखें तो वहां पे वो अपराधी है। अब दोनों में हमारी दृष्टि से वो अपराध के शिकारी हैं। उनको ठगा गया, उनकी परिस्थितियों का लाभ उठाकर ट्रैवल एजेंट ने उनको डंकी रूट से किसी तरह नाजायज ढंग से भेज दिया। और ये स्थिति 80-90 के दशक में शुरू थी, जब आतंकवाद शुरू हुआ था। तब राजनीतिक स्तर पे बाहर पॉलिटिकल असलाइम लेने की बात चली, फिर धीरे धीरे अब तक ट्रैवल एजेंट हज़ारों की संख्या में पंजाब में बस गए। और ये जितने वापस आए हैं, इन्होंने इनके जो कहानियाँ आ रही हैं, कोई 40 लाख देख के गया, कोई 50 लाख देख के गया। अब स्थिति ये है कि ट्रंप ने उधर अमेरिका के जो चुनाव लड़े थे तो उसने कहा कि मैं अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला। उसका यही था उसका कारण ये था। देखिए वो भी राष्ट्रवादी अपने हिसाब से। पिछले जो देखो अतीत में जाते, पिछले 4 दशक में अमेरिका में 400 गुना अवैध प्रवासी बढ़ गए। भारत के इस समय कोई 7 लाख प्रवासी वहां पे है और इस 104 तो वापस आ गए। 400 कितने 87 की कितनी लिस्ट और बनी हुई है। 2000 पकड़ के उन्होंने जेलों में डाले हुए। 2000 भारतीय जेलों में इस समय, 487 को आ रहे हैं। अब ये स्थिति चलनी है, कुछ साल चलेंगे। अब रही बात जो आप अमानवीय स्थिति, हथकड़ी और उसका हल यही है। देखिए भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। ट्रंप और मोदी का जाना इसी महीने जाना तो चाहिए। ये देखो जो उन्होंने अपने देश के हिसाब से किया वो अपने, उनकी कानून है, उनकी जो सोच है। हमें अब पता है कि जो हमारे लोग गए हैं ये अपराधी नहीं है, अपराध के शिकारी हैं। तो हमें ये चाहिए कि संपर्क करके देखो, एकदम तो आने नहीं। 487 हैं, एक जहाज में आए थे, 2 आएंगे, महीने बाद आते हैं, 15 दिन, उनकी कानूनी कार्रवाई पूरी होगी वो सारा। इसी तरह भारत सरकार उनसे संपर्क करके उनके कानूनी कार्रवाई में सहयोग करे, पहचान करके ये वाकई भारतीय हैं, दूसरा तो नहीं है। वो जब स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत सरकार को अपना जहाज भेज के मंगवाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि कम से कम ये हथकड़ियाँ और ये अमानवीय स्थिति ना देखनी। क्योंकि वो तो जब
उनके घरों वालों के जो पीड़ित परिवार है उनकी स्थिति यहाँ पे हमें पता है, उनकी स्थिति वहां पर। मुश्किल ये है कि अमेरिका को एक परिदेश की तरह दिखाया जा रहा है। जैसे पहले कनाडा की स्थिति बनाई थी कि वहां पे तो सुख ही सुख है जी, जहां से निकलो वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ, कोई करने की जरूरत ही नहीं। वो परी लोग का जो होता है जहाँ पे सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, वो स्थिति है नहीं। बिल्कुल। तो जब वहां पे जाता है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं, और अवैध रूप में जाने वाले को तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। उसको तो वहां पे हक भी नहीं मिलता, उसका जो नागरिक हक है वो भी नहीं उसको पूरे मिलते। तो ये एक तो ये स्थिति है। सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवारों से संपर्क करके जिनके लोग हैं उनको संभाले। दूसरा, एक जहाज संपर्क करके उनको अपना जहाज मिले ताकि अपना स्वाभिमान और मानवीय पक्ष देखते हुए ये कदम करना है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट है जिनके माध्यम से गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। मुश्किल ये है कि जो वापस आते हैं वो नजायज गए होते हैं, वो पैसे भी 2 नंबर के दिए होते हैं, तो वो केस नहीं करते। अब पर सरकार को तो पता ना ये ट्रैवल एजेंट है क्या काम करता है, जैसे CID सारे बैठे गुप्तचर एजेंसियां, उनको पता था। और परिवार बता तो देते हैं कि इस आदमी के थ्रू गए थे, अब वो सरकार का काम है ये करे। दूसरे जो आए हैं उनके बयान सरकार जग जाहिर करे कि इनकी स्थिति क्या है। बिल्कुल। वो बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है, हम धोखे से मारे गए हैं, वहाँ पे कुछ नहीं, वो चीज़ को जागरूक करे। तीसरी बात यह है कि जो वापस आए हैं सरकार उनको संभाल ले, उनको चाहे सरकारी काम दे, चाहे छोटे काम में के लिए उनके बैंक लोन लेके दे, उनको गाइड करे कि हाँ ये काम करो वो करो, ताकि उनको डिप्रेशन में ना आए। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही खराब है, अगर वो वापस आ गए तो खुद भी डिप्रेशन में गए, परिवार भी गए, तो वो पंजाब की स्थिति और गंभीर होगी। तो उनको संभालना भी समाज भी उनको अपराधी की दृष्टि से ना देखे। वो अपराधी नहीं है, वो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मजबूरी में गए, उनकी मजबूरी का लाभ किसी ने उठाया, तो समाज की दृष्टि, सरकार की दृष्टि भी साफ होना चाहिए। तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए दोनों को, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक और सरकारी स्तर पर भी ये काम होना चाहिए, और मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ना कि अमानवीय दृष्टि से। सर क्योंकि कल अमेरिका ने तो किया उसने तो बेड़ियां लगा के छोड़ दिया। आप बिना बेड़ियों के भी जहाँ पे घूमते रहे, काम ना मिले, उनका पेट ना भरे, छत ना मिले, तो वो और अमानवीय है। तो कम से कम वो तो 17 घंटे का या 18 घंटे की यात्रा थी, ये तो सारी उम्र की यात्रा है। तो कम से कम सरकार और समाज को मिलकर इनको पुनर्बसाने की जो है उसमें आगे आना चाहिए। मैं तो इतना कहता हूं सर, क्योंकि कल कुछ पेरेंट्स कह रहे थे कि हमारे पास अब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया, इतनी उनकी मनस्थिति जो है वो अब निराशा की स्थिति से बाहर निकालने, क्योंकि वो कहते हैं कि कर्ज ही इतना ले चुके हैं कि हमारे पास अब कोई और है ही नहीं रास्ता। सरकार को आगे आना चाहिए, तभी आगे बात बनेगी, नहीं तो ये फिर इसका वो जैसे होती है ना, एक के बाद दूसरा मुरझाता जाता फूल, तो फूल मुरझाने वाली स्थिति आएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अयोध्या की। सर, अयोध्या में लोकसभा सीट हारने के 8 महीने बाद विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी जो है वो मिल्कीपुर सीट जीत गई है। अब इस जीत को अयोध्या की बीजेपी हार का बदला कहा जा रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी इस सीट के परिणामों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 5 तारीख को वाराणसी था जी, तो टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा, उसने वोटिंग चल रही थी जी, मैं कौन जीतेगा, उन्हें भाजपा जीतेगी जी। उसने पहले मुझे वाराणसी में कहा भाजपा जीतेगी। मैं क्यों? कहते योगी का जो एक तो प्रशासनिक तौर पर और जो छवि बनी है हिंदुत्व की, या महाकुंभ के लिए, ये 2 कारण सीधे हैं जो आज उसमें अब जब परिणाम आ गए तो स्थिति सामने आ गई। देखिए, ये अवधेश प्रसाद थे जहाँ से पहले MLA, फिर वो जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीते अवधेश प्रसाद, तो लोकसभा जीत गए। तो लोकसभा जीत के तो उनकी जो जीत थी अयोध्या के साथ जोड़ दी गई कि जो राम मंदिर में इतना बनाया, तो ये बिल्कुल उसके बाद भी हार गए। तो वो राहुल गांधी ने उनको अपने साथ बिठाया, अखिलेश ने पहली पंक्ति में अपने साथ बिठाया, तो ये उन्होंने भाजपा के लिए झटका भी था उस समय। अब ये उपचुनाव उसी कारण हुआ, और अवधेश जी के बेटे को जहाँ पे टिकट दिया अखिलेश। अब इसमें 2 कारण, जो एक तो मैंने ड्राइवर वाली बात बताई कि, दूसरी बात यह था कि योगी आदित्यनाथ ने भी इसको अपना व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ। बिल्कुल। देखिए, महाकुंभ में जब उपराष्ट्रपति वहाँ पे थे
या दूसरे इतना दौर वीआईपी आ जा रहे हैं, उसके बीच भी उन्होंने 2 दफ़ा वहाँ पे मिल्कीपुर गए, जनसभा की, और जनसभा में जो जितना उस समय लोग सुनने आते थे, उन्होंने जय श्री राम के घोष तो लगाए ही लगाए। बिल्कुल। क्योंकि जो बात अखिलेश और अवधेश करते कि रामलला ने क्या दिया, जो वो अयोध्या वासियों को, उस लोगों को चुभता था कि ये क्या हुआ। भाजपा को झटका था ही था, पर सनातन में आस्था रखने वालों को भी बात, उनके व्यंग जो थे ना, तीर उनके दिलों में चुभते थे। ये चीज़। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, अखिलेश और अवधेश ने महाकुंभ के विरोध किया। बिल्कुल सर। ये एक नकारात्मक राजनीति थी जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, योगी ने दिया कि ये परिवारवाद और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इसको इस तरह से देखो। ये दोनों बातें मैं समझता हूँ कि मिल्कीपुर में अखिलेश और अवधेश की जोड़ी की हार का कारण बना। और आज स्थिति वही है कि जो देश सनातन से टकराने की वाली स्थिति में जो राजनीति बांट जाएगी, देर से उसको ये स्थिति झटका लगे, आज नहीं तो कल। तो ये एक सारी राजनीति पार्टियां, क्षेत्रीय हैं या राष्ट्रीय स्तर पर, जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनको इस परिवर्तन का, राजनीतिक विचारों की जो, या एक सनातनी विचार का, जो सनातन का पुनरुत्थान में ऐसा लगता है आ रहा है, उसको वो समझें। अगले 5-10 साल में ये बढ़ेगा। अगर वो खाली मैदान छोड़ देंगे बीजेपी, तो बीजेपी तो इसी लाइन पे, उसको तो रास्ता मिला हुआ है, वो चल रही है। जो विरोध करेगा वो कटेगा, जाएगा, झटक आए लगेगा। तो ये स्थिति इनको समझ चाहिए। अवधेश और अखिलेश की हार से, दिल्ली की हार से, ये इनको विपक्षी दलों को स्पष्ट सभी हो जाएंगे। तो भाजपा के लिए मिल्कीपुर की जीत भी, मैं समझता हूँ कि रामलला का प्रसाद इनको मिल गया। जो झटका लगा था, लोगों ने वापस उनको मान सम्मान दे दिया। अब अखिलेश और अवधेश जो है, उस बात से चाहे पार्लियामेंट में चाहे बाहर, वो बात नहीं कर सकेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि अखिलेश जाए महाकुंभ में डुबकी लगाया, अपने पापों धोले से। सर, वो तो ये कह रहे थे कि गाड़ियां खाली जा रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की। सर, प्रयागराज महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के यूपी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इतने लोग जो है वो स्नान करेंगे, लेकिन अभी 17 दिन बाकी हैं और 42 करोड़ लोग जो हैं वो संगम में स्नान कर चुके हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी अभी स्नान करके वापस आए? मैं अपने परिवार के साथ 4 तारीख को वहाँ पे कुंभ के त्रिवेणी में करके आया हूँ। वहाँ पे आज भी लाखों की संख्या में जन साधारण आ रहा है, चारों घाटों पे है। अच्छा, व्यवस्था देखिए, एक जो आप कहते हैं कि घर की सुविधा वाली बात तो नहीं मिल सकती आपको, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था, जब तीर्थ में जाएंगे थोड़ा सा तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, कोई धूप में चलना पड़ेगा, मिट्टी घट्टा जो। लेकिन जहाँ तक प्रबंध का सवाल है, किसी को कठिनाई नहीं। जो पब्लिक सर्विसेज है वो सारी उपलब्ध है, पुलिस है, सब। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए, इसको जो मैं इस महाकुंभ के जो है, ये एक विरासत और विकास का संगम भी है। ये मानवीय दृष्टि से देखें तो ये सब सनातन की पुनरुत्थान का भी है, संगम है। अमीर गरीब सब, हर देश के हर क्षेत्र से आदमी वहाँ पे, हर भाषा, वेशभूषा सब वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, बड़े भी, सब वहाँ पे। इतने कट के बावजूद भी वहाँ पे आपको एक भी नकारात्मक भाव नहीं आता। वहाँ पे किसी को ये डर नहीं कि मेरे साथ यहाँ पे कोई गलत हो जाएगा। मैं अपने आप को एग्जाम्पल देता हूँ। गंगा घाट से ये 5 तारीख के बाद, त्रिवेणी के बाद हम वहाँ से निकले। अगले दिन हम वाराणसी आए, गंगा घाट के गंगा आरती देख के 7:30 का समय था, तो बाहर हजारों की तादाद में पैदल 3-4 किलोमीटर चलना, वो गाड़ी बाहर रोक देते हैं तो वापस। तो वहाँ पे मैं जब निकला तो गाड़ी वाले को मैंने, अपने टैक्सी ड्राइवर को बोला कहाँ पे हो, तो कहता मैं जाम में, लोग बहुत एकदम इकट्ठे आ गए, तो मुझे 5-10 मिनट में आप थोड़ा सा आगे निकल के रुक जाए। तो मैं भावना की बात करता हूँ। वहाँ पे जब हम रुके तो एक सिख जेंटलमैन, एक सरदार जी आए, तो वो अपने गाड़ी में बैठे, तो मैंने पंजाबी में अपने पोते को, यार इतने रुक जाओ, भीड़ थके दिखावट, टैक्सी वाला आ रहा है, यहीं पे रुक जाओ। पंजाबी में कहा इतने रुक जाओ, कितने आगे जाना। उसने शीशा खोला,
कहता भाजी कित्थों हो? मैं क्या मैं जलंधर तो। कहता ये दुकान मेरी है, जिथे तुम खड़े हो मैं बंद करके तो चला सी, तो कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको खरीदने में? मैं कहा नहीं। मैं कहा मैं जलंधर से हूँ। कहता अच्छा तो मेरे भी रिश्तेदारी जलंधर है जी, तो मेरी साड़ी तो फगवाड़े बहेगी, तो कोई होए तो मतलब ये एक भाषा का भी मैं समझता हूँ कि भाषा पंजाबी जो बोलो उसने सुनी, वो रुक मतलब गाड़ी में बैठे उसने शीशा खोला, तो पूछा मेरे से, तो ये मतलब पॉजिटिविटी जो है वहां पे इतने हजार लोगों में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि डर लगेगा कि जिसने कोई अपराध करेगा या चोरी मारेगा या चोरा मारेगा ना, कुछ अपने आस्था की डुबकी है, परमात्मा के साथ जो समर्पण की आस्था और समर्पण का संगम भी है ये। आत्मा और परमात्मा का जो हमारा सनातन संदेश देता है वो भी एहसास होता है कि हम 5 तत्वों के बने। जब आप त्रिवेणी में जाते हैं तो एहसास ही होता है कि परमात्मा को हाथ जोड़ के आदमी कहता है यहाँ पे है। तो वो जो एक पॉजिटिवनेस है ना, वो सारे माहौल में वाइब्रेशन है, तो उसकी दुआ में तो योगी सरकार को लगनी है। जो इतनी व्यवस्था चली ये सारा ये महाकुंभ ये जो विस्तार है पता नहीं कितने चले, क्योंकि परेशानी किसी को नहीं है। अब शिवरात्रि आगे आ रही है, अखाड़े हैं वो 20 के बाद मेरे हिसाब से वापस जो वहाँ पे माहौल बना, तो मैं देख रहा था कि जो बड़े बड़े अखाड़े हैं स्नान कर चुके हैं, इनको 12 तो अब 26 के लास्ट है, तो बस वो कुछ प्रतिनिधि रहेंगे, बाकी वो 26 के अपने अपने वाराणसी कोई दूसरे जहाँ जहाँ किसी का अखाड़ा है, तो शिवरात्रि का वो अपने अपने डेरे बैठ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वाइब्रेशन के हिसाब से देखे महाकुंभ प्रशासनिक दृष्टि से तो है ही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इतने हजार लोग लाखों करोड़ों लोगों का स्नान जाना और उसमें जो भावना भी नहीं, तो दूसरी जगह कहीं भी देखो तो कानून की दृष्टि अपने आप में कहीं की पकड़ बढ़ गया, कहीं वो हो गया जी, कहीं कत्ल हो गया, कहीं कुछ नहीं। इसी तरह मैं अयोध्या गया हूँ, हनुमानगढ़ हजारों किलो लाइन में लगे, मतलब मैं काशी विश्वनाथ का मैं अब रात को 2 बजे गए हैं वहां पे, उनका श्रृंगार आरती होती है 3 से 4, तो हमें 2 बजे का समय मिला कि अगर जाना तो 2 बजे निकलो तभी आपको वहां पर। तो वहां पे सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, दरवाजे गेट के देख के 2 मील पहले लोग बैठे हुए हैं, कोई चाय पी रहा, कोई लेटा हुआ है, कोई ताकि दरवाजा खुलेगा तो 3 बजे मतलब तो हम अंदर जा सकें। ये आस्था है, आस्था के समुद्र में आप डुबकी लगा रहे हो, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हो, परमात्मा को समर्पण कर रहे हो। महाकुंभ को एक अद्भुत एक अनुभव है, उसका शब्दों में व्याख्या करना भी मुश्किल है। अब साधु संत सब अपने अपनी जगह अपने करते हैं, लेकिन वो जो एहसास त्रिवेणी में जाके, क्योंकि वो अलग एहसास है, हरिद्वार में भी जाते हैं हम, सारी जगह जाते हैं, पर गंगा तो गंगा में ही हर जगह है, पर त्रिवेणी का एक अपना अनुभव मैं ये कह सकता हूँ। वहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, किसी को डर नहीं, किसी को कुछ नहीं, और आम आदमी की सोच जो है वो बहुत सकारात्मक है। प्रशासन अपनी जगह ठीक है, लोग भी जो जान सकते, अगर जितने हैं अगर हजूम असंतोष में आ जाए या धैर्य छोड़ दे तो संभालना मुश्किल होगा। वो अपनी मर्यादा में ही समुद्र चला जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ वो माँ की डुबकी लगा कर प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो ये भी एक अद्भुत अनुभव है जो मेरी अपनी जिंदगी में भी आया, परिवार से परमात्मा ने दिया, तो शुक्र है उसका, भगवान है, ये कह सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।